हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उपसहसंयोजी यौगिकों का रसायन, जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहा जाता है। सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल आता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। तो इसी के बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो भी तत्व होते हैं वो मिल करके यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे ही अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास इन कंपाउंड्स को जोड़ने के लिए कोई ना कोई लिंकेज की ज़रूरत पड़ती है ना। लिंकेज का मतलब है बॉन्ड, ठीक है। जब तक किसी भी अणु में या परमाणु में बॉन्ड नहीं रहेगा वो यौगिक का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कंपाउंड्स है दो मिलकर के CO2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसको एक लिंकेज की ज़रूरत पड़ी जिसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। तो जो केमिस्ट्री है उसमें बिना बॉन्ड के कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसको तुम लोग जानते भी होगे पहले से। जैसे कि एक जो बॉन्ड होता है हमारा होता है आयनिक बॉन्ड, है ना। आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी कंपाउंड जिसमें क्या होगा, एक में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जैसे कि अगर हम देखते हैं NaCl, है ना। तो NaCl में Na क्या होता है, प्लस होता है, और Cl क्या होता है, माइनस होता है। मतलब एक के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है और एक के पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है ना। तो दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, मतलब इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो बॉन्ड्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और बॉन्ड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। देखो ये जो बॉन्ड है वो नाम से ही क्लियर है, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध मतलब यहाँ पर क्या होता है, कोई भी जो दो अणु हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके यहाँ पर क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन अपना देता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना देता है। तो दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, है ना। तो ऐसे जो भी बॉन्ड जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो और वहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध, या फिर उसको क्या कहा जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार का एक और बॉन्ड पाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, है ना। तो जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है या उपसहसंयोजक बंध है वो कैसे बनता है ये हम देखते हैं। कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वहाँ पर क्या होता है, मान लो हमारे पास दो कंपाउंड है, एक क्या होता है A और एक कंपाउंड है हमारे पास B। तो ये जो B कंपाउंड है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हुए। वैसे ही जो A कंपाउंड है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा और ये दोनों क्या करेंगे, साझा करेंगे। ये किस में होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में, है ना। सहसंयोजक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वहाँ पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन कौन से ले लेता है, जो हमारा कंपाउंड A है वो ले लेता है, और यहाँ पर एक अलग टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम क्या लेते हैं एग्जांपल, BF3 है और NH3 है ना। तो जो BF3 है इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, और जो NH3 है उसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्या होते हैं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते या जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। इसी को बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध, है ना। और इसको एक स्पेशल तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से ब्रैकेट में। और ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इसको हम लोग एरो से दर्शाते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ, ठीक है। अब यहीं से हमारा जो वर्ड आया, कौन सा वर्ड है,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो यहीं से फॉर्म होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? जब कोई भी धातु किससे जुड़ा हो, ऋणायन से या फिर उदासीन अणुओं से, या दोनों से जुड़ा हुआ हो, है ना। कोई भी हमारे पास क्या है, मेटल है, और वो मेटल एनायन और उदासीन अणु, है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायन से आपस में अटैच्ड हो, जुड़ा हुआ हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम लोग अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे कि एक कंपाउंड होता है हमारा NiCO4, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, संकुल कहते हैं। जो इस तरह से ब्रैकेट में लिखा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, संकुल या फिर कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग को याद हुआ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, जिसमें धातु किससे जुड़ा हुआ हो, ऋणायन और उदासीन अणु से आपस में जुड़ा हुआ हो, और एक संकुल का निर्माण करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे कि इनका हमारे जो डेली लाइफ है वहाँ पर क्या यूज़ है ना। तो डेली लाइफ में ये यूज़ है, आप लोग नाम सुने होंगे किसका, हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक कंपाउंड होता है हीमोग्लोबिन, है ना। तो ये जो हीमोग्लोबिन है वो किससे मिलके बना होता है, हीम से मिलके बना होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, आयरन, Fe पाया जाता है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु है, आयरन होता है, जिसको हम लोग Fe भी बोलते हैं, और हीम धातु से मिलकर के ये बना होता है, ठीक है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है इसका मेन कंपोनेंट कौन है, Fe है ना। अब ये जो Fe है इसका काम क्या होता है, यह हीमोग्लोबिन हमारे लिए क्या यूज़फुल है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा मेन कंपोनेंट किसका है, ब्लड का है ना। हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है क्या काम करता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। तो याद रखोगे हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, Fe जो है इसका मेन कंपोनेंट है, और इसका वर्क क्या है कि ये ऑक्सीजन का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो हमारे दैनिक जीवन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, ये हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल से आप लोग को क्लियर हुआ होगा। फिर हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक होता है हमारा क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल तो हम लोग इसके बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है ना। एक हरा वर्णक होता है जो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके पौधों के लिए भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। अब ये जो क्लोरोफिल है इसमें कौन सा धातु पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि जो क्लोरोफिल है उसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु था, आयरन था, जो कि किसका काम करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जो क्लोरोफिल है वो क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट, एक हरा वर्णक है, जिसमें कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए फूड का फॉर्मेशन करना, है ना, पौधों के लिए भोजन का निर्माण करना। तो हमारे जो दो कंपाउंड हुए, एक का क्या यूज़ था, हमारी जो ह्यूमन बॉडी में है उसका वहाँ पर यूज़ होता है, दूसरा प्लांट के लिए यूज़ होता है, तीसरा एक और कंपाउंड है विटामिन B12, ठीक है। जो विटामिन B12 है उसमें कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, हमारा थर्ड कंपाउंड है विटामिन B12, है ना। तो जो विटामिन B12 है उसमें होता है हमारा जो धातु कौन सा है, कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो विटामिन B12 है इसका क्या काम है कि ये हमारे RBC बनाने में हेल्प करता है, और क्या काम है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम और ब्रेन, है ना, दोनों में इनके फंक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हमने तीन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वाला हमारा क्या था, हीमोग्लोबिन, जिसमें क्या पाया जाता है, Fe पाया जाता है, ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ा, क्लोरोफिल, जिसमें कौन सा एलिमेंट धातु होता है, मैग्नीशियम, ठीक है। और थर्ड हमने क्या पढ़ा, कोबाल्ट, जो कहाँ पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो सिर्फ बुक्स में पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज़ हमारे डेली लाइफ में भी है। हम लोगों ने देखा कि पहला ह्यूमन बॉडी में भी इसका उपयोग होता है ना, ह्यूमन बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। दूसरा हमने देखा प्लांट में भी इसका यूज़ है, और थर्ड विटामिन B12 जिसका भी यूज़ हमारे
जो फूड है डाइट सिस्टम में उसका उपयोग होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं, है ना, जो कंपाउंड्स है वो कितने प्रकार के होते हैं या कंपाउंड्स बोलते किसको हैं। ठीक है, तो देखो कंपाउंड्स को हमने क्या नाम दिया है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, या उसको क्या कहते हैं, आणविक यौगिक, है ना। आणविक यौगिक क्या होता है, जब भी कोई हम लोग क्या करते हैं, दो या उससे अधिक यौगिकों को मिक्स करते हैं और मिक्स करके उसको इतना वाष्पीकृत करते हैं, इवापोरेट करते हैं कि वो हमको क्या मिले, एक क्रिस्टल प्राप्त हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंपाउंड्स लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया मोहर सॉल्ट, ठीक है, मोहर लवण लिया और उसमें कुछ केमिकल्स ऐड करके उसको इतना ज़्यादा इवापोरेट करते हैं, वाष्पीकृत करते हैं और गर्म करते हैं कि वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में हमको मिलता है ना। तो वो चीज़ें क्या कहलाती है, हमारी आणविक यौगिक कहलाती है, कि हमने दो चीज़ों को मिक्स किया और उसको वाष्पीकृत करते तक उसको गर्म करते हैं और लास्ट में वो हमको क्या देता है, क्रिस्टल का निर्माण करता है। और यही जो क्रिस्टल होते हैं, इन्हीं पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, आणविक या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो आणविक यौगिक है वो दो प्रकार के हैं। फर्स्ट होता है द्विक लवण, द्विक लवण को क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट। ठीक है, सेकेंड होता है उपसहसंयोजी यौगिक, जिस पे ही हमारा चैप्टर जो है वो बेस्ड है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो देखो जो द्विक लवण है या डबल सॉल्ट है, इसका मेन डेफिनेशन क्या है कि जब हम इनको क्या कहते हैं, इनके विलयनों में घोलते हैं या जब हम इनको किसी भी जल में या और कोई भी विलायक में घोलते हैं तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। इनका जो प्राइमरी इनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, द्विक लवण। ठीक, इनको पहले द्विक लवण बोल क्यों रहे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे कि जो भी कंपाउंड है वो दो या दो से अधिक लवणों से मिलकर बना है। जैसे कि कार्नेलाइट का एग्जाम्पल दिख रहा है, कार्नेलाइट का जो सूत्र है वो क्या है, KCl MgCl2 और 6H2, है ना। मतलब ये जो कार्नेलाइट है वो अलग अलग अणुओं से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, डबल सॉल्ट। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है, उपसहसंयोजी यौगिक। ठीक, तो उपसहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं कि अगर हम इनको जल में या और कोई भी विलयन में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो ये अपने आयनों में विभक्त नहीं होता। मतलब ये इनका जो गुण है, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो वैसे ही बनी रहती है, तो वो क्या कहलाता है, उपसहसंयोजी यौगिक कहलाता है। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है। द्विक लवण क्या होता है, जिसको हम अगर जल में या अन्य विलायक में घोलते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, ये अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है किसका है, कार्नेलाइट का, है ना। ये क्या है, KCl MgCl2 और क्या है, 6H2। ठीक है, तो जब हम इनको क्या करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, जल में घोलते हैं, तो ये क्या बनेगा, K+ में डिज़ोल्व हो जाएगा, प्लस क्या बन रहा है हमारे पास, Mg2+ में डिज़ोल्व हो रहा है और इसके साथ प्लस 3Cl-, है ना। और इसके साथ क्या बचा हमारा, 6H2O। ठीक है, तो द्विक लवण या डबल सॉल्ट का मतलब ही यही है कि ये दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर बना रहेगा और जब हम इसको जल में घोलते हैं या अन्य विलायक में घोलते हैं तो ये अपना अस्तित्व खो देते हैं, है ना। ये अलग अलग भागों में टूट जाएगा और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाएंगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट और उपसहसंयोजी यौगिक। ठीक है, तो द्विक लवण का एग्जाम्पल पहला है कार्नेलाइट, हमने लिया KCl MgCl2 और 6H2O। जब इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो हमने क्या देखा कि K+ आयन अलग हो गया, Mg2+ अलग हो गया, 3Cl- एंड 6H2O भी अलग हो गया। मतलब इन्होंने जो कंपाउंड्स के फॉर्म में इनका जो प्रॉपर्टी था वो उसको उन्होंने क्या कर दिया, डिसोसिएट कर दिया, ये सारे के सारे क्या हो गए, अलग हो गए। तो ये था हमारा कार्नेलाइट। दूसरा है मोहर लवण, या इसको क्या कहते हैं, मोहर सॉल्ट, और FAS लिखा है, फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला है FeSO4 NH4 2 SO4 6H2O। थर्ड वन इज पोटास एलम, इसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 एंड 24H2O। ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी वाइवा में बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है,
और उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में हमने क्या डिस्कस किया कि जब हम इनको पानी में डिज़ोल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है K4 FeCN6 है, तो जैसे ही हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा K4 है, तो सिर्फ ये जो 4 K प्लस है वो अलग होगा और ये जो कॉम्प्लेक्स है जैसा है वैसे का वैसा ही ये बना रहेगा। मतलब इसको जब हमने पानी में डिज़ोल्व किया तो इसने अपना अस्तित्व नहीं खोया, है ना, मतलब जैसा ये कॉम्प्लेक्स पहले था वैसे का वैसा ही ये बना रहा। तो यही जो कंपाउंड्स हैं उनको दो डिवाइड किए थे हम लोग कि एक क्या था हमारा द्विक लवण था और एक क्या था उपसहसंयोजी यौगिक। तो ये डिफरेंस क्या है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि एक ने वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद अपना जो मेन प्रॉपर्टी है उसको खो दिया, और एक क्या था अगर हमने उसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो वो जैसी है उसकी प्रॉपर्टी आफ्टर डिज़ोल्विंग वो वैसे का वैसा ही बना रहता है। ठीक है, तो ये हमारी दो प्रॉपर्टीज़ हुई द्विक लवण की और उपसहसंयोजी यौगिक की। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम लोग यहाँ पर ये वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे और वो होगा कि कैसे हमारा जो कंपाउंड्स है वो डिस्कवर हुआ, कितने सारे कंपाउंड्स बने, तो इसको हम लोग अगली टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।